हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोनेशन। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री के सारे जो टॉपिक्स हैं उनके रिवीजन। ठीक है, तो उनके फॉर्मूलाज हम देखेंगे फटाफट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस ये बोलूँगा कि आई होप आप सबने पिछला वीडियो देख लिया होगा। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर ग्रोइंग वेरी वेल। आई होप कि हम 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी पहुंच जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जाके इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो रेडोविनेशन का। बहुत यूनिक चीज़ें डाल रहा हूँ मैं आजकल। मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है उसमें, जिसमें मैं हर रोज क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ और फिर लोग अपने सॉल्यूशन लिख के भेजते हैं। तो बहुत अलग अलग अप्रोचेस आते हैं लोगों की तरफ से, तो वो बहुत ही एक यूनिक वे, बहुत फन वे है ना, तो बहुत मजा आता है। तो या लेट्स स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और कोनिक्स का मुझे पता नहीं, मतलब अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा फिर देखूंगा कि कितना लंबा जाता है। अगर लंबा गया तो फिर मोस्टली इसको मैं चंक्स में भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं फिर एक्सप्लेन करते करते फ्लो में चला जाता हूँ और फिर बहुत टाइम हो जाता है ना, तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। इसलिए फिर मैं देखूंगा कि अगर वीडियो बड़ा बन रहा है तो फिर मैं छोटे छोटे चंक्स में डालूंगा, है ना, 15-15 मिनट के। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस में बहुत ही आसान आसान चीजें होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मतलब सवाल स्ट्रेट लाइन का हमेशा सवाल आएगा कंबाइंड, है ना। सर्कल के साथ मिक्स कर देंगे, किसी और चीज के साथ मिक्स कर देंगे। तो ठीक है, देख लो कि अगर ए और बी दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला भी आता ही होगा यार, क्लास 9 में देखा होगा आपने कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। मतलब देखो यहाँ पे ये इंटू इसका कोएफिशिएंट प्लस ये इंटू इसका कोएफिशिएंट अपॉन एम प्लस एन, और y के लिए भी सेम, ये इंटू इसका कोएफिशिएंट ये हो गया इंटरनल के लिए। और एक्सटर्नल के लिए भी सेम ही होता है कि अगर ए पी वाला है तो m इंटू बी का आएगा और n इंटू ए का आएगा, है ना। और अपॉन m माइनस एन होगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। इसमें बस ये चीज एक नोट करने लायक है। देखो, अगर ए और बी मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है p जो इसको सेम रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है q जो सेम रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मेरे ए पी और ए क्यू ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको हार्मोनिक कंजुगेट्स भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रख लो कि इसको फिर टू बाई ए बी इजल टू वन अपॉन ए पी प्लस वन अपॉन ए क्यू लिख सकते हैं आप, है ना। अब एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। अगर मेरे पास कोई पॉलीगॉन है ना जिसके मेरे पास वर्टेक्स है x1 y1 x2 y2, एन साइडेड पॉलीगॉन है xn yn, है ना, ऐसे वर्टेक्स है मेरे पास। तो इसके एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो पहले तो इसमें एक चीज नोट करने लायक ये है कि इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लो और फिर सारे पॉइंट्स या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में लो या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लो, है ना। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेने के बाद इसको ऐसे लिखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 y1 y2 प्लस x2 x3 y2 y3। मतलब समझ रहे हैं आपको? फिर ये यहाँ पे लिख दो पूरा और फिर नई टर्म ऐड कर दो, फिर ये यहाँ पे लिखो, फिर आगे वाली टर्म ऐड कर दो x4 y4, फिर ये यहाँ पे ऐसे इन दी एंड तक डिटरमिनेंट जाओ और सम करो, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा पॉज करो, फॉर्मूला समझो, याद कर लो। मैं पीडीएफ डाल दूंगा ना, तो उसमें थोड़ा मैसी नहीं होगा ये, तो उसमें आपको समझ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है मेरा हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटरमिनेंट। अगर कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा जीरो होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रोइड, इन सेंटर और एक्सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? अगर मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो मेरे को तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है ट्रायंगल के, और तीनों साइड्स भी मैं निकाल सकता हूँ अगर कोऑर्डिनेट्स पता है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो मेरा सेंट्रोइड होता है सारे एक्स कोऑर्डिनेट की सम अपॉन 3 और सारे वाई कोऑर्डिनेट की सम अपॉन 3। तो वो होता है मेरा सेंट्रोइड। इन सेंटर होता है, अगर मेरे को इन सेंटर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए टाइम्स इसका कोएफिशिएंट a इंटू एक्स वन प्लस बी टाइम्स x2 प्लस c टाइम्स x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, है ना। समझ गया ना आपको कि अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x और y वाले। और अगर x सेंटर निकालना है तो a के अपोजिट होगा तो a को नेगेटिव लूंगा, बाकी सबको पॉजिटिव लूंगा। b के अपोजिट होगा तो b वाले को नेगेटिव लूंगा, बाकी सबको पॉजिटिव। c के अपोजिट होगा तो c को नेगेटिव, बाकी सबको पॉजिटिव। इसमें दो इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ये b प्लस a इज टू a, c प्लस a इज टू b, a प्लस b इज टू c। मतलब समझ रहा है क्या आपको? इन सेंटर होता है मेरा, इन सेंटर होता है मेरा ये जो मेरा इनर सर्कल होगा उसका सेंटर, है ना। तो वो मेरे एंगल बाइसेक्टर्स को, तो मेरे तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे ना, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो तीनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर सकता है वो, तो तीनों को वो इस पॉइंट में डिवाइड करता है ना। कि अगर मैं कोई ये ट्रायंगल लूँ और ये एंगल बाइसेक्टर लूँ और ये मेरा इन सेंटर है, तो ये इसको डिवाइड कर रहा होगा मोस्टली बी प्लस सी इंटू ए में,
ऐसा टाइप में, है ना। और ये तो आपको पता ही है कि सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को डिवाइड करता है रेशियो 2:1 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। कोलिनियरिटी वाली कंडीशंस 3 पॉइंट है, x1 y1, सॉरी यहाँ पे y1 होना चाहिए, x2 y2 x3 y3। कोलिनियर होने के लिए या तो स्लोप इक्वल करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो, किसी दो सेगमेंट की सम इज इक्वल टू कोई तीसरा सेगमेंट, या फिर कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन को डिवाइड कर रहा है, जैसे ए बी को सी डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। तो ये सारी चीजें हो सकती है कोलिनियरिटी के लिए। अब लोकस देखो, लोकस ऐसा होता है, देखो लोकस तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना, तो मैं खुद से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसको। मतलब लोकस बहुत वो कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिपेंड करता है वो, है ना, वैसे भी फॉर्मूला नहीं है लोकस के लिए। तो उसमें तो ऐसे ही होता है कि हम एच के डालते हैं, फिर कोई पैरामीटर होगा, थीटा होगा फॉर एग्जांपल, अल्फा होगा, कोई भी एक वैल्यू होगी, जैसे साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया, तो हम स्क्वायर करके सम कर देंगे ताकि ये पैरामीटर हट जाए, और फिर एच और के में कोई इक्वेशन मिलता है, फिर उसको हम वापस एक्स और वाई में डाल देते हैं, है ना। तो ऐसा होता है लोकस। फिर आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो अगर मेरे पास दो लाइन्स है, एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है, एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है, तो उनके बीच के एंगल को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। अरे मतलब tan थीटा माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम कि ये स्लोप m1 हुआ, ये स्लोप m2 हुआ, और ये m1 m2, है ना। अगर दोनों पैरेलल होंगे मतलब इनके बीच का स्लोप 0 होगा, तो इसके वक्त m1 इक्वल टू m2 होता है, और अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर दो लाइन्स है ना मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों पैरेलल होगी अगर मेरा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस कांस्टेंट सेम नहीं है, बाकी दोनों चीजें सेम है या प्रोपोर्शन में, है ना। तो ये तब पैरेलल होगी। परपेंडिकुलर होगी तब जब a1 a2 प्लस b1 b2 0 होगा। ये चीज नोट कर लो यार, मतलब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अब ये दो लाइंस है ना, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे अगर तीनों का रेशो सेम होगा। नो सॉल्यूशन होगा अगर ये दोनों पैरेलल होगी मतलब यही कंडीशन है ना। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है मेरा डिफरेंस ऑफ उनके कांस्टेंट्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब इक्वेशन ऑफ लाइन देख लो, अगर कोई लाइन है मेरी जो एंगल बना रही है थीटा पॉजिटिव एक्सिस के साथ और पास कर रही है x और y पॉइंट से, तो उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकता हूं मैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। और परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, अगर मेरे पास ये लाइन है ना, ये मेरी लाइन है, और इस ओरिजिन से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जिसका डिस्टेंस p है और वो एंगल बना रहा है अल्फा, तो उसको लिख सकता हूं मैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के एक साइड पे लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं लाइन के करस्पॉन्डिंग, वो निकालना होगा मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस एम बाई एन इज इक्वल टू, ये पॉइंट डाल दिया इसमें ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ये पॉइंट डाल दिया ax2 प्लस by2 प्लस सी, है ना। अगर मेरा m बाय n पॉजिटिव होगा तो मेरे p और q अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं। देखो m बाय n में यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो आप यहाँ पे माइनस साइन डालो, इसको प्लस कर दो, और फिर देखो कि क्या वैल्यू आ रही है ना। नंबर आप डालोगे इनमें लाइन में तो आपको एक कोई नंबर मिलेगा ना, -4/5 या माइनस ऑफ -2/5 ऐसे। तो अगर वो पॉजिटिव है तो मेरे पॉइंट p और q अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो मेरे p और q सेम साइड में लाई कर रहे हैं लाइन के, ठीक है। तो ये समझ गया। अब देखते हैं परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर ये मेरा कोई लाइन है ax प्लस by प्लस सी, एक पॉइंट है p ऑफ x1 y1, तो इसका डिस्टेंस इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से होता है मेरा, इस पॉइंट को इसमें डाल दो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं लिखूंगा h माइनस x1 अपॉन a, मतलब देखो h माइनस x1 अपॉन a k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ, फिर इसमें वैल्यू डाल दो x1 y1 की अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ पे ना अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, और इमेज भी सेम होगा कि इस लाइन के अबाउट इसकी इमेज निकालनी है मेरे को यहाँ पे, तो वो होगा मेरा h माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू -2 आएगा, बस यहाँ पे ना सेम होगा, बस यहाँ पे -2 आएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। तो देखो ये एक मेरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक तो ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा और एक ये बाहर वाला बड़ा वाला एंगल ऑप्टिक्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो उन दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखता हूँ मैं
मेरी जो लाइन है L1 उसको लिखूंगा मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो प्लस के लिए एक वैल्यू आएगी, माइनस के लिए एक वैल्यू आएगी। तो ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे आपको एंगल बाइसेक्टर्स के। इसको डिराइव कैसे करना है ये भी बता सकता हूँ मैं। मतलब कंसिडर कर लो कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो इन दोनों से और उसको इक्वल कर दो, है ना, तो एंगल बाइसेक्टर आ जाता है। तो तो अगर अब मुझे निकालना है कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूस है। तो अगर मेरे C1 C2 दोनों पॉजिटिव है ना, C1 C2 दोनों पॉजिटिव है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 की जो साइन है उसी उसी की साइन उसकी साइन और बाइसेक्टर की साइन सेम होगी, तो वो होगा ऑब्ट्यूस वाला, है ना। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्करेंट लाइंस, अगर तीन लाइंस है मेरे पास A1 एक्स प्लस B1 वाई C1 A2 ठीक है, जो भी है ना। तो कॉन्करेंट मतलब तीनों एक पॉइंट से पास हो रही हो तो उनको कॉन्करेंट कहते हैं ना। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि इनका डिटरमिनेंट आप ऐसे जीरो कर सकते हो, है ना। पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन और डिटरमिनेंट जीरो। अब देखते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होती है। तो जॉइंट इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि दो लाइन है मेरे पास तो उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो होता है मेरा जॉइंट इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन होता है एक सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई, उसको डिफाइन करता हूं मैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। अब ये जो जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री वाला, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट तब करता है जब मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए जी एच एफ बी और जी एफ सी जीरो होता है। तो इसको याद रखने के लिए बहुत नेमोनिक्स है, लेकिन ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर कॉलेज, है ना, ऐसे हमारे सर ने मुझे बताया था तो मैंने वैसे याद किया था इसको। आप अपने हिसाब से कोई बना लो। तो अगर ये इज इक्वल टू जीरो रहा तो मेरा जो वो है इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी याद कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली एडवांस में आएगा यार, मतलब इसका सीधा सवाल आया था एडवांस में जहाँ तक मेरे को याद है मेरे टाइम में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर विद एस माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि अब इसमें और एक सब सब टॉपिक की अगर मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है वो, तो उनका इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अरे मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब कोई दो लाइंस है ना, दो लाइंस है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी वाई, और इनको प्रोडक्ट किया है तो उसको इन जनरल सब सारे कांस्टेंट वगैरह को ऐड वगैरह करके ना इन द एंड वो ऐसी बन रही है ना। अब इसको स्लोप के फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस इक्वल टू जीरो। तो ये एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है मुझे, तो इसका डेल्टा अगर लूंगा मैं तो उसमें फिर तीन केस आती है डेल्टा जैसे कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हुआ तो रियल और डिस्टिंक्ट लाइन होगी दोनों, अगर इक्वल रहा तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी, और अगर लेस देन रहा तो इमेजिनरी लाइन होगी लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका रियल होगा और जनरली वो 0,0 होगा, है ना। अब अगर ये इक्वेशन है मेरा लाइन का, तो उस उन दो लाइंस के बीच का एंगल, उन लाइन को ना निकालते हुए, है ना, मतलब मेरे को लाइन को सेपरेट नहीं करना है और सीधा उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टू मॉड ऑफ अंडर रूट टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना, tan थीटा। तो इसमें तीन केस आएंगे, अगर परपेंडिकुलर है लाइंस तो मेरा ए प्लस बी जीरो होना चाहिए, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, और अगर मेरा इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है तो एच इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो ये कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये भूल जाते हैं लोग। तो ये हो गया। अब ये एक चीज है यार, ये मतलब एडवांस में आएगा ये क्वेश्चन मोस्टली कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ये उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है जो मेरी जो लाइन है गिवन, जो मेरी दो गिवन लाइन है ना, ये दो लाइन है तो इनका बाइसेक्टर होगा, एक ये बाइसेक्टर होगा और ये एक बाइसेक्टर होगा, तो इन दोनों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन होगा। समझ रहे हैं आपको? तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, सर्कल स्टार्ट करते हैं ना। तो सर्कल्स के जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस, अगर मेरा सेंटर h कॉमा k और रेडियस r है तो ये इक्वेशन होता है मेरा। अगर ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, है ना। और इसमें सेंटर होता है मेरा माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। अब ये इक्वेशन होता है मेरा जनरल वाला इक्वेशन, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो अगर मेरा सेकंड डिग्री इक्वेशन सर्कल होना चाहिए तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ ए और कोएफिशिएंट ऑफ बी सेम होना चाहिए और मेरा एच जीरो होना चाहिए, है ना। ये तो कंडीशन अगर होगी, सेटिस्फाई करता होगा, तो मेरा जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो सर्कल होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये मेरा सर्कल है और इसके दो पॉइंट्स है पी क्यू और ये डायमीटर है x1 y1 और x2 y2,
तो उसका डायमेट्रिक फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो। इसको डायमीटर फॉर्म कहते हैं। और इसको घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अगर ये मेरे दो पॉइंट्स है तो इनमें से पास होने वाला सबसे कम रेडियस वाला सर्कल का इक्वेशन ये होता है। समझ रहे हैं ना आपको? और पैरामेट्रिक फॉर्म तो पता ही होगा, एक्स आर कॉस थीटा और वाई आर साइन थीटा ले लो। अब स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर मेरा सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसके रेडियस को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो वही है। तो इक्वेशन फिर एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका रेडियस के हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बदलेगा। अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका रेडियस एच हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बदलेगा। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो सेंटर है वो सेम होगा, एच कॉमा एच, और रेडियस भी एच ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बदल जाएगा, है ना। तो ये चार स्पेशल केसेस है। अब देखते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे एक्स इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। और फिर इसके लिए तीन केसेस आती है कि जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी होगा तो दो पॉइंट में कट करेगा सर्कल एक्स एक्सिस को, इक्वल होगा तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, और जी स्क्वायर लेस देन सी होगा तो मेरा सर्कल एक तो कंप्लीटली अबो रहेगा एक्स एक्सिस के या कंप्लीटली बिलो रहेगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब देखते हैं कि पोजीशन ऑफ पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। एक मेरा सर्कल का इक्वेशन है एस, जिसको लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और पी पॉइंट है मेरा x1 y1, है ना। तो मैं S1 डिफाइन करता हूँ। S1 मतलब मैं इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल दिया तो होगा x1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2x1 प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मेरा S1 ग्रेटर देन 0 है तो मेरा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है सर्कल की, मेरा पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब मेरा पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, और अगर लेस देन 0 है तो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। ये तो हमने पॉइंट की पोजिशन देख ली रिस्पेक्ट टू सर्कल। अगर लाइन की इक्वेशन देखना है तो उसके लिए हम करते हैं कि मेरा सर्कल ये है अभी, है ना, मेरा सर्कल ये नहीं है अब ये नहीं है, अब सर्कल मेरा स्टैंडर्ड सर्कल हो गया है ना। और लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो सीकेंट होगी, मतलब वो लाइन दो पॉइंट में कट करेगी। अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो टैंजेंट होगी, और सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर होगा तो टच ही नहीं करेगी, है ना। अब टैंजेंट पे आते हैं। तो टैंजेंट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। एक होता है पॉइंट फॉर्म। अगर ये मेरा सर्कल है, ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है ना, और x1 y1 से टैंजेंट जा रही है तो वो होती है x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर जनरल कोई सर्कल है तो उसके लिए होती है x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना ये चीज नोट करने लायक है ना, ये जनरल इक्वेशन, इसको t इज इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। तो यहाँ पे ना 2 नहीं आएगा, मतलब मैंने खुद ने गलती कर दी थी। एक क्वेश्चन डे वाला वीडियो है उसमें मैंने 2 लिख दिया था तो गलत हो गया था। तो होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट आता है इसमें। होमोजेनाइजेशन यार मतलब बड़ा टॉपिक है, तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा वो आपको। फिर आते हैं स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब ये देखो ना, ये c है, y इक्वल टू mx प्लस c है, तो यहाँ पे हमने देखा ना कि c स्क्वायर और a स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये वही है। और ये चीज नोट करने लगा है ना, ये पक्का याद रखो कि स्लोप फॉर्म ये होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर मेरे को सर्कल का रेडियस पता है, a पता है, मेरे को लाइन का c पता है कांस्टेंट, और मेरे को स्लोप पता है लाइन का, तो मैं ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकता हूँ सीधा, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी और ए स्क्वायर बाई सी। ठीक है, और पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है कि अगर मेरा ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा पे टैंजेंट है तो उसको लिख सकता हूँ मैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। अरे मतलब टैंजेंट का इक्वेशन ना जनरली तो काम नहीं आएगा आपको, ये काम आ सकता है एम एक्स प्लस ए वाला, लेकिन जनरली मैं तो याद नहीं किया था ना, मैं बहुत लेजी था, तो मैं मोस्टली सीधा डिराइव कर देता था चीज़ों को, क्योंकि हमको वो पता है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कि डी वाई बाई डी एक्स कर दो और फिर स्लोप आ जाता है, तो फिर उससे इक्वेशन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन देख लो कि ये सर्कल है मेरा, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगी कहीं पे भी हो, क्योंकि वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर x1 y1 पॉइंट है मेरा, तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g इंटू x माइनस x1। ठीक है यार, ये काम की बात नहीं है कुछ। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स इज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? परपेंडिकुलर टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, है ना। ये दोनों टैंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे सारे पॉइंट्स जैसे मिलते हैं ना, लोकस मिलता है इसका, तो वो भी एक सर्कल ही होता है, डायरेक्टर सर्कल, जिसका इक्वेशन लिखता हूं मैं एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2khm प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक होता है, और इसका रेडियस √2 टाइम्स ऑफ अपना जो रेडियस होता है सर्कल का ओरिजिनल वो होता है। ठीक है, अब आते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर मेरा एस है सर्कल का इक्वेशन, तो किसी बाहर पॉइंट है x1 y1, तो यहाँ से जो ड्रॉ की हुई टैंजेंट है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए मैं करता हूँ अंडर रूट S1। S1 आपको पता है कि ये पॉइंट आप इसमें डाल दो, फिर इसका रूट ले लो तो आपको लेंथ आ जाएगी टैंजेंट की। अब देखते हैं कि पेयर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। अगर बाहर कोई एक पॉइंट है x1 y1,
और यहाँ से वैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ की, तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन अगर मुझे निकालना है ना, जॉइंट इक्वेशन अभी हमने देखा निकालना है, तो उसको मैं लिखूंगा S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो S आपको पता है, S1 भी बोला है मैंने, T भी हमने जस्ट देखा था थोड़े टाइम पहले, तो वो होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये कोई पॉइंट है P x1 y1, तो यहाँ से दो टैंजेंट जा रही है, तो ये कॉर्ड बन रही है इन दोनों के बीच में, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन होता है मेरा T इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट, अब ये कॉर्ड है और इसका एक मिड पॉइंट मेरे को पता है ना, तो इसका मिड पॉइंट पता है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो अगर मुझे इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है तो मैं करूंगा T इज इक्वल टू S1, T पता है, S1 पता है ना, और S1 मतलब x1 y1 ये डालूंगा, मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट डालूंगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसमें से सवाल आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरे को दो पॉइंट्स पता है, P ऑफ अल्फा और Q ऑफ बीटा, पैरामेट्रिक पॉइंट्स पता है, तो इनको ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का इक्वेशन होता है x cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, a होगा रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन टेंजेंट्स की अलग अलग क्राइटेरिया है ना। अगर मेरे दोनों सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, तो देखो ये डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 को मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये इसको मैं कहता हूँ कि ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है और इनकी कॉमन टेंजेंट होगी 1 2 और एक बीच में से आने वाली 3, है ना, तो ये हुआ यहाँ पे। अगर मेरे सर्कल्स ऐसे है कि इसका जो रेडियस है वो इसका डायमीटर है, तो वो होगा डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, और इसमें एक ही कॉमन टेंजेंट आएगी। अगर मेरा सर्कल ऐसे टच कर रहा है दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके वक्त मेरी दो कॉमन टेंजेंट्स आएगी और कंडीशन आएगी कि R1 माइनस R2 इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। अगर दोनों सर्कल्स टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 ऑब्वियसली बड़ा होगा R1 प्लस R2 से, और चार कॉमन टेंजेंट्स आएगी, दो ऐसे क्रॉस में और दो ऐसी, है ना। और अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 छोटा होगा R1 माइनस R2 से, और एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, है ना। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए या रेडियस दे दिए, फिर में आपको चेक करना होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लिया, फिर रेडियस R1 माइनस R2 लिया, R1 प्लस R2 लिया, फिर कैलकुलेट किया कि बड़ा क्या हो रहा है छोटा क्या हो रहा है, तो फिर क्या केस हो सकती है इन पांचों में से, है ना। तो ऐसा सवाल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कैसे आती है। ऑर्थोगोनल होने का रीजन मतलब ऑर्थोगोनल होने का मतलब होता है कि देखो ये टैंजेंट है और ये टैंजेंट है, अगर ये दोनों राइट एंगल बना रही है इसका मतलब ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है। तो सर्कल के सेंटर वगैरह हमें पता है, तो हम ना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा सकते हैं, ऐसी चीजों को लगा के हम ये कंडीशन निकालते हैं। सीधा याद कर लो 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सबसे आखिरी चीज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होती है, मेरे सारे पॉइंट्स का लोकस होती है वो, तो जनरली एक लाइन ही होती है जहां से अगर मैं ऐसे टैंजेंट निकालूं ना इसको, तो उसका डिस्टेंस सेम होगा। जैसे यहाँ से एक टैंजेंट आई, मतलब फॉर एग्जांपल ये टैंजेंट निकाली मैंने ऐसे, और इस पॉइंट से यहाँ पे भी एक टैंजेंट आई, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये सेम होगा, तो उसको कहते हैं रेडिकल एक्सिस। तो एक लाइन होती है और उसका इक्वेशन होता है मेरा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या हो गया है हमारा मोस्टली 4 टॉपिक्स हो गए हैं, तो हमारे 8 टॉपिक्स हो गए पूरे। और अब वीडियो मोस्टली बहुत बड़ा हो गया है ये, तो मैं कोनिक्स अगले वीडियो में ट्राई करूंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स ऐसे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स लेके कोनिक्स बड़ा टॉपिक ले लूंगा। तो या दैट्स इट, बाय।